नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ पीसीएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों पर जो प्रैक्टिस हमारी चल रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को पता है कि ये हमारा सेशन खास तौर पर बुक्स के लिए डेडिकेटेड है, यानी कि हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक्स को तैयार कर रहे हैं और तैयार करने का तरीका है MCQ बेस्ड। फिलहाल मेरा जो सेक्शन चल रहा है यहाँ पर मैं इंडियन पॉलिटी, हमारा संविधान कर रहा हूँ आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप के द्वारा, यानी कि इस पुस्तक को हम कंप्लीट कर रहे हैं और MCQ बेस्ड हमारा पूरा सीरीज रहता है। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम यहाँ पर 8वें चैप्टर पर आ गए हैं और 8वें चैप्टर का ये 8वां ही भाग है। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हमें बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कहीं कोई क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। अब PT का जो क्वेश्चन होता है वो तो हम यहाँ पर टैकल कर लेंगे। अब इसके साथ जो अप्रोच मेंस के लिए रहेगी वो मेंस वाली सीरीज में लगातार चल रही है। तो बस हमारा प्रयास यही है कि आप जल्दी से जल्दी सफल हों, अपने मकसद को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और यहाँ पर ये कहा है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है, दोनों को कंसीडर करना है और कंसीडर करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर आपको इसमें से बताना है। पहला स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़े, क्या कहता है? निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार नहीं है। पर्सन्स अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन डू नॉट हैव द राइट टू नो द रीजन फॉर द अरेस्ट। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 22 हमें अधिकार देता है, किस संबंध में? प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के संदर्भ में, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए या फिर उसे कैद किया जाए तो इसके संदर्भ में उसके पास कुछ प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण प्राप्त हैं। अब ये कौन से संरक्षण है? इन संरक्षण को प्रदान करते हुए आर्टिकल 22 हमें बताता है कि ये जो कैद रहती है ये कैद दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्यूनिटिव और दूसरी होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैद किया जाएगा। तो यहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत दिए गए उसे अधिकार मिलेंगे, जैसे कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और इसके साथ साथ उसे उसकी चॉइस का लॉयर यानी कि वकील भी दिया जाएगा। तो ये तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि यदि व्यक्ति पर शक है कि वह कोई ऐसे अपराध को अंजाम दे सकता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसे क्राइम करने से पहले ही रोक देना, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ही आता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, कैद किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या उसे कारण बताना पड़ेगा। तो शायद मैंने कल आपको एक गलत फैक्ट बता दिया था, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसे भी भाई कारण बताया जाना चाहिए। वो एक फ्लो में निकल गया था, तो इसको भी कारण बताया जाता है। दूसरी चीज़, जब इसे कैद किया जाएगा तो कितने समय में? याद रखें कि जब प्यूनिटिव डिटेंशन रहती है तो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव में कहा गया कि यहाँ पर ऐसा कोई अधिकार तो नहीं है, पर इसको भी कुछ अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसको रखना है तो इसे 3 माह तक रखा जा सकता है, और 3 माह से ज़्यादा इसे रखना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परामर्शदात्री, इसको परामर्शदात्री के सामने पेश किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे हाई कोर्ट के जज होते हैं। कम से कम 3 सदस्य होते हैं यहाँ पर, एक अध्यक्ष जो कि हाई कोर्ट का सर्विंग जज रहेगा और 2 अन्य होते हैं, इनमें रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग जज भी हो सकते हैं। तो ये परामर्शदात्री जिसके अंदर कम से कम 3 सदस्य हैं, इस पर निर्णय लेगी और इसकी रिपोर्ट बना करके सरकार को भेज दिया करती। कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 माह से ज़्यादा इसको कैद करके रखना है तो इसका संतुष्ट होना यहाँ पर जरूरी होता है। प्लस हमको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 3 माह के अंतर्गत जब इस व्यक्ति को परामर्शदात्री के सामने पेश किया जाएगा तो इसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हो सकता है कि इसको वकील ना मिले और कानून का अंतर्गत तो अधिकार इसके पास नहीं है कि भाई यह वकील के पास पहुंचे, वकील इसका पक्ष रखे, लेकिन यह स्वयं अपना पक्ष जरूर रख सकता है, इतना इसके पास अधिकार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि इसके संदर्भ में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में।
अब क्वेश्चन को हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कहता है सबसे पहले कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार तो है उसको, हर व्यक्ति को अधिकार है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत कि अगर गिरफ्तार किया गया तो क्यों गिरफ्तार किया गया, कम से कम उसे पता तो होना चाहिए। तो ये तो अपनी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह कहती है कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को अपने निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है, यानी कि उसे अपने आप को भी रिप्रेजेंट करने का अधिकार नहीं है। ये तो कहीं नहीं कहा, इस बात का तो हमने खंडन किया है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अपना आंसर क्या बनेगा, अपना आंसर बन जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉर टू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो भारत के अंदर बने उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित करने का सबसे पहले प्रयास किया था। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, दूसरा कहता है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1987, इसको आप टाडा भी कह देते हैं। तीसरा है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2008, और चौथा कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसको आपको रासुका के नाम से बहुत फेमस रहा था। ये रासुका, ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो पूछा गया कि पहली बार आतंकवाद के संबंध में इन गतिविधियों को परिभाषित करने का जो कार्य वो कब किया गया था। ये चार अपने पास हैं। देखिए, अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो एक्ट आता है वह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत आता है। 1950 में पहला ऐसा कानून आता है। 1951 में उसको एक्सपायर होना पड़ता है, जरूरी होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रावधानों को बढ़ा दिया जाता है। प्रावधानों को बढ़ाते बढ़ाते इसको 1969 तक एक्सटेंड कर लिया जाता है और 1969 में जा करके ये खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कानून सरकार को चाहिए, तो 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीज़ा के नाम से जाना गया, ये एक्ट आता है। लेकिन सरकार बदल जाती है और 1978 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया जाता है। और इसके बाद इंदिरा गांधी जी के समय पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आता है। इसके बाद में जब पंजाब के अंदर कुछ गतिविधियां ज़्यादा बढ़ती हैं तो उन गतिविधियों को एड्रेस करने के लिए एक कानून देश की संसद लेकर के आती है, जिसे फेमसली हम टाडा के नाम से जानते हैं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1987। तो पहली बार आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को रोकने का, उनको पहचान करने का, उनको परिभाषित करने का जो कानूनी तौर पर काम किया जाता है वो इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये बड़े इंटरेस्टिंग से अधिनियम हैं, जैसे कि समय समय पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भारत के अंदर लेकर के आए जाते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के अंदर भी कुछ चर्चा के अंदर था, जिसे हम यूपी कोका के नाम से जानते हैं। ऐसे गुजरात की बात करें तो गुज कोका वहाँ पर फेमस रहा भाई, है ना। इसको लेकर के बहुत तल्लीकी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में थी ये गुज कोका। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम से बेसिकली उससे लड़ने का, उसको रोकने का एक सरकार ने तरीका निकाला था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई थिंक इसको देखते ही आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पर एक फैक्ट आया था और उस फैक्ट को मैंने चर्चा में लेकर के आया था और उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इनमें से किस सरकार के समय पर आया था। तो 1980 में किसकी सरकार थी, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इस समय पर इस कानून को लेकर के आया गया था। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिनियम ऐसे हैं जो वर्तमान में क्रियाशील हैं, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वाला एक्ट है, मैंने आपको बता ही दिया था। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, एंटी टेररिज्म एक्ट, टाडा। कौन सा अधिनियम ऐसा जो आज के टाइम पर भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्षेत्र में
भारत में आज के समय पर लागू है। तो मैं बता दूं चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आज के समय पर लागू हो। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा, यहां पर अपना आंसर बन जाता है डी। इसके बाद आप सभी के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन की जो बच्चे यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो भारी फीस उनको चुकानी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए, अफोर्डेबल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, भारत के रिमोट एरियाज में एजुकेशन पहुंचे और अफोर्डेबल दाम पर पहुंचे, इसके लिए स्टडी आईक्यू ने यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस बैच लॉन्च किया, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जिनमें से एक फीचर है स्टूडेंट टू टीचर डायरेक्ट मेंटरशिप, यानी कि सीधा सीधा बच्चा अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकता है, और साथ में जो पुराने सिविल सर्वेंट हैं या वर्तमान में सिविल सर्वेंट हैं उनसे जा करके भी हम लोग उसकी इंट्रैक्शन करवाया करते हैं। तो ये सभी फीचर्स आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे। मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे का, 11 जुलाई 2022 से इसको लॉन्च किया गया है और इसकी फ़ी बहुत कम है। और उसमें भी अगर आप ये कोड लगा देंगे तो कोड लगाने के बाद ये फीस सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाती है, 18,999 रुपये। तो अभी जाइए जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहते, कोई और बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, जिसकी मदद करना चाहते हैं, तो उसे आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा से आपके सामने स्टेटमेंट दी है, 3 स्टेटमेंट है। क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर के संबंध में उपबंध बनाए गए हैं, इनको रोकने के लिए उपबंध प्रोविजंस बनाए गए हैं। दूसरा कहता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा हेतु राज्य द्वारा बलात्श्रम का सहारा लिया जा सकता है। तीसरी स्टेटमेंट है राज्य अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में वर्ग के आधार पर विभेद कर सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। देखिए, जब हम भारत के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ते हैं, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसकी चर्चा भारत के संविधान में आर्टिकल 23 और 24 के अंदर है। अब आर्टिकल 23 को हम देखें तो आर्टिकल 23 बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि किसी प्रकार से भारत के अंदर किसी से जबरन काम नहीं करवाना है, बलात्श्रम नहीं करवाना है। बलात्श्रम का मतलब होता है किसी से काम करवा लिया, उसको पैसे नहीं दिए, जबरन काम करवा रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स्ड लेबर है, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर को लेकर के बिल्कुल कतई मनाही है, संसद के द्वारा इसको मनाही की गई है, संविधान के द्वारा मनाही की गई है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी में संलिप्त है जो इसका दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि बलात्श्रम किसी से करवा रहा है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। विभिन्न प्रकार के एक्ट हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, ऐसे एक्ट के द्वारा इसको बिल्कुल ग्राउंड पर ले जाकर के इम्प्लीमेंट करवाया गया है। अब इसके बाद इसके अंदर एक बात की और मनाही है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि ये मानव का दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार के लिए मनाही की गई है। अब ये मानव दुर्व्यापार क्या है, इसकी ध्यान सुनना, इसकी कोई भी परिभाषा भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से हम इसको जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसका जो एस्पेक्ट बन सकता है, वो एस्पेक्ट बन सकता है दास्ता, यानी कि स्लेवरी। अगर हम भारत के अंदर स्लेवरी की बात करें तो ऐसे इतिहासकारों में मतभेद है कि हमारे यहाँ पर स्लेवरी हम फॉलो करते थे नहीं करते थे, मतभेद रहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है दास्ता नहीं होनी चाहिए। अब दास्ता के प्रमाणों को अगर हम देखें तो कुछ संविधानों के अंदर तो इसकी डायरेक्ट रेफरेंस आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो अमेरिका के संविधान में सीधा सीधा मनाही है कि देश के अंदर दास्ता यानी कि स्लेवरी नहीं होगी, और स्लेवरी के आधार पर तो उसको बनाया गया था। मतलब क्या है, मतलब जब यूएस यानी कि जो कॉलोनीज ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई, तो यहाँ पर काम होता था एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के काम करने के लिए उनको मजदूर चाहिए होते थे, तो मजदूरों को वो अफ्रीकन लोगों को खरीद लिया करते थे और वहाँ ले जाकर के उनसे काम कराते थे। अब जब ये चीज़ें आगे बढ़ी, अमेरिका बना, अमेरिका आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर इसके लिए संघर्ष हुआ। और जब संघर्ष हुआ तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर के साथ साथ यहाँ पर जब उनके राष्ट्रपति ने इनको रोकने की कोशिश की, हालांकि इनको अधिकार दिलवा भी दिया, 13वां संविधान संशोधन भी हुआ, तो अब्राहम लिंकन की इसके बाद हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, दास्ता का जो रेफरेंस है उनके संविधान में तो सीधा सीधा है, भारत के संविधान में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि हम इसको मानेंगे कि भारत के अंदर दास्ता होनी चाहिए, इसके लिए कतई मनाही है। दूसरा, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसकी डेफिनेशन नहीं मैंने पहले आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है, दास्ता इत्यादि नहीं होगी। दूसरी चीज, इसकी डेफिनेशन के संदर्भ में हमारे भारत के संविधान में ये कहा गया, इसकी डेफिनेशन के संदर्भ में भारत के संविधान में
अगर कोई पूछता है क्या कहा गया है, तो आप ध्यान से समझ लेना कि ऐसा कोई भी रेफरेंस जो है, कोई भी परिभाषा भारत के संविधान में तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो इंडियन जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी समय समय पर व्याख्या की गई है। और व्याख्या करते हुए कहा गया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा मानव का शोषण होता है, जैसे कि इंसान को गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सामान की तरह खरीदना, बेचना, उनको बाय करना, परचेज करना, सेल करना, ये सब क्या होता है, उसके अंतर्गत होता है। अब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं स्पेशली कब, छोटे बच्चों में और महिलाओं में। महिलाओं को खरीद लिया जाता है, छोटी बच्चियों को खरीद लेते हैं, बाद में उनको वैश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बैगिंग इत्यादि जो समाज के अंदर छोटी गतिविधियां हैं जिनको हम अपराध भी मानते हैं और जो मानव समाज के ही खिलाफ हैं, उनके अंदर जबरन उनको डाल करके उनका शोषण किया जाता है। तो इन सब के लिए कहा गया कि ये सब किस में आता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आ जाता है। और इसके लिए देश की संसद के द्वारा एक एक्ट भी बनाया गया है जिसके तहत कहा गया है कि देश के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध संबंधी उपबंध बिल्कुल है, सीधा सीधा कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए, देश की संसद को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो स्टेटमेंट सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कहता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा हेतु राज्य द्वारा बलात्श्रम का सहारा लिया जा सकता है। ये बलात्श्रम क्या है और सार्वजनिक कार्य क्या है। देखिए, कई बार कैसा ऐसा मौका बन जाता है जब देश के हर नागरिक को देश की सेवा करनी पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए देश के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। अब इस आपदा में देश अस्त व्यस्त हो जाता है, तो फिर संभालेगा कौन, तो संभालना हम ही लोगों को है। या फिर मान लीजिए देश की सरकारों को किसी से खतरा है, तो हम ये कह सकते हैं अपने लोगों से कि हर व्यक्ति को देश की सेना में जा करके वहां पर सेवा देना जरूरी है। जैसे कि देश के अंदर 60 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर उनके नागरिकों को सेना के अंदर अनिवार्य तौर पर सेवा देनी होती है। उदाहरण के तौर पर इजराइल है, वियतनाम है, ऐसे देश हैं। अगर मान लीजिए भारत के अंदर भी ऐसा कोई कानून लाया जाए तो उसको हम असंवैधानिक नहीं कह सकते। भारत के अंदर उसको सरकार बिल्कुल लागू करवाएगी, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को इजाज़त देता है कि सरकार ऐसा कार्य करे। लेकिन जब सरकार ऐसा कोई बलात्श्रम लोगों से करवाती है तो उसके अंदर उसको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अपने लोगों को एक काम करने के लिए कहते हैं तो फिर हम अपने लोगों में केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। वो क्या होंगे, रिलीजियन हो गया, उसके बाद रेस हो गया, कास्ट हो गया, साथ में क्लास हो गया, धर्म, मूलवंश, जाति या फिर श्रेणी के आधार पर, केवल इन आधारों पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। बात समझ में आती है। तो क्या कहा जाता है कि यहाँ पर सहारा लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि राज्य अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में वर्ग के आधार विभेद कर सकता है, किंतु धर्म के आधार पर नहीं कर सकता। यानी कि धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, लेकिन क्लास के आधार पर कर सकता है। भाई इधर को जरा देखो, ये 4 बातें भारत के संविधान में दी गई हैं, तो क्या हो गया, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, यानी कि 1 और 2 ट्रू हैं। तो ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन 1 में है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं और वहां पर बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने कहा था कि अगर आज के टाइम पर आपको पीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो एक एक ऑप्शन आपको क्लियर कट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक शब्द की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है और वहाँ पर नेगेटिव पेनल्टी आपके ऊपर लग जाती है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। तो कुछ एक आर्टिकल तो ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक एक शब्द ध्यान रखना है, और उसको ध्यान रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये एक ऐसे फील्ड है जहां पर सिर्फ विक्ट्री से काम नहीं चलता। कंसोलिडेशन, टॉपिक आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद टॉपिक को तैयार करना है, उसके ऊपर कमांड करनी है, और कमांड करने के लिए आपको बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, दे आर द की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, बाकी वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि इनमें से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अंदर दिया गया है। 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहला कहता है कि अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की प्रक्रिया में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है।
In the process of imposing compulsory service, the state cannot discriminate on grounds only of religion, race, caste और class और any of them। यार ये स्टेटमेंट तो मैंने अभी आपको बताई थी, तो ये तो सही बन गई भाई, अपनी पहली स्टेटमेंट तो सीधी सही हो गई, सीधा क्वेश्चन उठ कर के आ गया। दूसरा कहता है कि लिंग, आयु, जन्म स्थान तथा निवास स्थान जैसे आधारों पर अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। कंपल्सरी सर्विस में बी इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स सच एज जेंडर, एज, प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इसको जरा समझ लीजिए, वैसे इसमें भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अनिवार्य सेना के अंदर जाकर के सेवा देना, अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो क्या बुजुर्गों को भर्ती करोगे? एज के आधार पर करोगे। नवयुवकों को भर्ती किया जाएगा, तो कहने का मतलब एज के आधार पर भी कर सकते हैं। कोई और कम्बैटमेंट रोल है तो हो सकता है महिलाओं को पीछे कर दिया जाए, पुरुषों को आगे कर दिया जाए कि ये काम सिर्फ आप ही को करना है, दूसरे को नहीं करेंगे। उसी के आधार पर प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इनके आधार पर भी देश के अंदर कंपल्सरी सर्विस जो है लागू की जा सकती है। सिर्फ केवल किन आधारों पर नहीं कर सकते? केवल इन 4 आधारों पर नहीं कर सकते, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दोनों अगर सही हैं तो यहाँ पर अपना आंसर बन जाता है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्यक्ति को मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम से संरक्षण दिया गया है। पर्सन्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। कि भारत के अंदर मानव दुर्व्यापार हो या फिर बलात् श्रम हो, इससे हम अपने लोगों को संरक्षण देते हैं। लेकिन ये संरक्षण किससे दिया गया है? कौन ऐसा शोषण कर सकता है? क्या राज्य कर सकता है? क्या प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है? या राज्य या प्राइवेट व्यक्ति दोनों कर सकते हैं? ना राज्य करता है ना प्राइवेट व्यक्ति करता है, यही तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। देख, आपने पढ़ लिया कंसेप्ट, आपने समझ लिया, कंसेप्ट के आधार पर सीधा आप आंसर कर सकते हैं। भाई कौन शोषण कर सकता है? प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति करते हैं। और अगर मान लीजिए सरकार कोई डेस्पोटिक सरकार हो जाती है, कई बार दिमाग घूम जाए और कोई उल्टा सीधा कानून बनाने लगे, तो वहां पर भी ये नहीं किया जा सकता। यानी कि ये राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। बात समझ में आती है? अब मैंने राज्यों का एग्जांपल दिया कि राज्य भी कई बार ऐसा कानून बना देता है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कोई प्रोजेक्ट अपना शुरू किया, कोई खेल कहीं हो रहे हैं, ऐसा एग्जांपल मैंने शायद आपको पहले दिया होगा कि मान लीजिए कहीं कोई खेल का प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च कर दिया। अब वहाँ पर स्टेडियम बनने हैं, वहाँ पर सड़क बननी है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप मजदूरों को ले आओ, उनको जो दैनिक मजदूरी है उससे कम मजदूरी दो, साथ में उनको खाने पीने का इंतजाम भी मत करो, उनके रहने की कंडीशंस वर्स कर दो। तो ऐसे शोषण को आप क्या कहते हैं? बलात् श्रम। इसको तो कंप्लीटली मना ही कर रही है, किया गया है। तो ना तो राज्य ऐसा कर सकता है, ना ही कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा इसके अंदर सी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दास प्रथा शब्द का उल्लेख किया गया है, इसको स्पष्ट किया गया है। द वर्ड स्लेवरी इज क्लियरली मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा है? आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। अब यहाँ पर कहाँ स्लेवरी आ गई? हाँ, ये बात अलग है कि अगर स्लेवरी है तो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दोनों का उल्लंघन हो रहा है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि स्लेवरी उसके अंदर बताई गई है? कहीं नहीं बताई गई है यार, कहीं इसका डिस्कशन पूरे भारत के संविधान में नहीं मिलेगा आपको। तो ये इसको उठा करके आप मना कर दीजिए कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दास प्रथा के किसी भी रूप को मानव दुर्व्यापार शब्दावली के अंतर्गत समाविष्ट किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्लूडेड एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी अंडर द टर्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या ऐसा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को उन्होंने डिफाइन किया, डेफिनेशन मैंने आपको बताई और ब्रॉड डेफिनेशन दी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा मानव के बेसिक राइट का उल्लंघन होता है, जैसे कि उसको खरीद दिया, बेच दिया, किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्फोर्स कर दिया जो इलीगल है, उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो ये सब किस में आ गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गया। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने वाकई इसको डिफाइन किया है, तो ये तो सही बन जाती है स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि अमेरिकी संविधान में दास प्रथा के प्रतिषेध का स्पष्ट उल्लेख है। सीधा कहा गया कि भाई यहाँ पर क्या है? दे हैव क्लियरली मेंशन्ड प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, कि स्लेवरी नहीं होगी। और उनको तो करना ही था, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी दोनों के बीच में एक
टक्कर की स्थिति बनी हुई थी, उस टक्कर की स्थिति को खत्म करने के लिए, सिविल वॉर को खत्म करने के लिए चीजें तो रोकनी ही थी उनको। तो इसके लिए उन्होंने अपना संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करने के बाद उसे उन्होंने अपने संविधान के अंदर शामिल किया था। तो ये बात भी सही है। कहने का मतलब 2 और 3 दो स्टेटमेंट है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सही ऑप्शन है हमारा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए कानून बना सकती है। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यार देखो, फंडामेंटल राइट का चैप्टर 3 है, पार्ट 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही देना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं। पार्ट 3 के अंदर हमको दिए गए फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं, जिसमें से सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत। 19 से 22 में आता है क्या? राइट टू फ्रीडम। 23 और 24 के अंदर आता है क्या? यहां पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से 28 तक आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 और 30 में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब अगर पूरे चैप्टर को देखें तो पूरे चैप्टर के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35, इन सारे आर्टिकल्स में भाग 3 कवर होता है, फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वास्तव में तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आर्टिकल्स में है। तो बाकी आर्टिकल कहाँ चले गए? आर्टिकल 12 कहाँ है? आर्टिकल 13 कहाँ है? आर्टिकल 31, 33, 34 और 35 कहाँ है? ठीक है, तो ये समझ में आता है। भाई 32 यहाँ पर है, कहीं सोचो 32 नहीं बताया। 32 के अंदर क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं ये। तो ये आर्टिकल 35। तो ये जो बाकी के आर्टिकल हैं जिनके अंदर कोई फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। जैसे कि आर्टिकल 12 के अंदर कहा गया है क्या? कि राज्य क्या है, बार बार शब्द आता है राज्य, स्टेट, तो उसको परिभाषित कर दिया गया है। आर्टिकल 13 में जाओगे तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि देश के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस पार्ट को, जो पार्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उस पूरे पार्ट को क्या कर दिया जाएगा? हम लोग कैंसिल कर देंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर गाइडलाइंस है। उसी प्रकार से आर्टिकल 35 के अंदर प्रावधान बनाया गया है कि अगर देश के अंदर मौलिक अधिकार को लेकर के कानून बनाना है तो देश की संसद के पास पूरा अधिकार है कि इसके इन्फोर्समेंट को लेकर के कानून बना सकती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 24 से। आर्टिकल 23 को तो हमने देख लिया है। आर्टिकल 24 के संदर्भ में कहा गया कि बताइए जरा क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि यहाँ पर कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर मनाही की गई है, उनके प्रतिशत से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 24। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि कारखानों आदि में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है कि महिलाओं को एम्प्लॉय नहीं करना है, उनको काम पर नहीं रखना है, फैक्ट्रियों में उस पर बैन लगाता है। इन दोनों स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। अब देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर जो हमारा आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो बालक हैं, बालक का मतलब क्या है? बालक का मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसको हम बालक की श्रेणी के अंदर रखते हैं। इसके लिए कहा गया कि ऐसे बालक को क्या करना है? हेजर्डस यानी कि खतरे वाले उद्योग के अंदर नहीं रखना है, खतरे वाले उद्योग के अंदर नहीं रखना है। खतरे वाले उद्योग का मतलब क्या है? उस उद्योग का मतलब ऐसा उद्योग है जो बच्चे को शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट लाने का मकसद क्या था? इसका मकसद था बच्चे का समेकित विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। अब ये वो एज होती है जहां पर बच्चा विकसित हो सकता है, उसी समय पर आप उसे खतरे वाले उद्योग के अंदर लगा दो तो फिर क्या होगा? उसका शोषण हो जाएगा। तो शोषण के लिए तो कतई मनाही की गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध है, ऐसा कोई भी प्रतिबंध यहाँ पर देश के अंदर नहीं लगाया गया है। तो क्या है यहाँ पर अपना आंसर? अपना आंसर बन जाएगा ओनली 1, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं और फिर आपसे पूछा गया है कि इन पर विचार करना है। विचार करने के बाद आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि भारतीय संविधान में राज्य की तटस्थता को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ध्यान से पढ़ना, द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हैज बीन अडॉप्टेड कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कहा गया कि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में राज्य किसी धर्म विशेष पक्ष में नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों को संतुलित विकास में सहायक होने का प्रयास करता है, उनकी मदद करता है।
इन नेगेटिव सेक्युलरिज्म द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन बट ट्राइज टू हेल्प इन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस। ये दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। अब इसके बाद आपको एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर बात हो रही है धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको भारत के अंदर विभिन्न प्रकार से इंटरप्रेट किया गया है, और ख़ास तौर पर हमारे राजनीतिक दल जैसे ही चुनाव का समय आता है तो इसको जरूर खींचा जाता है कि हम सेक्युलर हैं, दूसरा कहता है जी हम भी हैं, लेकिन अलग अलग इसकी व्याख्या होती है। अब भारत के संदर्भ में और विदेशों के संदर्भ में इस बात को जरा समझ लीजिए। भारत के अंदर हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का जो कंसेप्ट है ये आधारित है सर्वधर्म समभाव पर, यानी कि सभी धर्म क्या है अपने लिए, उनका सबका सम्मान करना है, उन सबको हमको क्या करना है, उन सबको बराबर मानना है, सभी धर्म एक जैसे हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा आगे चलिए। यहाँ पर अगर हम भारत को थोड़ा सा देखें, यानी कि हमारे यहाँ पर अगर हिंदू सनातन धर्म को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर भारत में सभी धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बुद्ध धर्म हो, सभी धर्म यहीं उत्पन्न हुए और यहीं से आगे बढ़े। बाकी जो धर्म जिनका जन्म यहाँ से नहीं हुआ वो भी भारत के अंदर पनपे। हमने कभी किसी को कोई परेशान होने ही नहीं दिया। कहने का मतलब हम जन्मजात सहिष्णु लोग हैं, यानी कि हम लोग पहले से पहले टॉलरेंट लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम भारत के इस कंसेप्ट का कंपैरिजन दुनिया के कंसेप्ट से करें, जैसे कि यूरोप की बात करें, तो यूरोप के अंदर कहानी दूसरी अलग है। वहाँ पर 1000 वर्षों तक लगभग क्या आप देखेंगे चर्च की सत्ता रही, लोगों के अधिकार बेसिकली उनसे छीन लिए गए, उन पर क्या किया गया, अत्याचार किया गया। बाद में थोड़ा वहाँ पर जागरूकता आई, रेनेसेंस का पीरियड आया, रेनेसेंस के पीरियड के बाद फिर वहाँ पर सत्ता पलट जाती है। बाद में धीरे धीरे सेक्युलरिज्म कंसेप्ट का उदय होता है और 1851 में जॉर्ज जैकब के द्वारा इसको फॉर्मलाइज्ड किया जाता है, औपचारिक तौर पर घोषित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जिसको आप कहते हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। अब ये धर्मनिरपेक्षता दुनिया के अंदर दो प्रकार की होती है, पहली सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। नकारात्मक का तो मतलब है कि राज्य धर्म की तरफ देखता ही नहीं है, धर्म को पूछता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। और सकारात्मक का मतलब है धर्म की तरफ देखता है लेकिन अपने किसी धर्म को ये नहीं कहता कि ये हमारा धर्म है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। अब इतनी बात से आप समझ गए हो कि इसका आंसर क्या होगा कि भारत के अंदर पहली बात नकारात्मक जो कंसेप्ट है उसको हम कतई फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, नकारात्मक कंसेप्ट जो है संविधान धर्मनिरपेक्ष नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, ये तो धर्म को मानते ही नहीं है, तो ये वाला आंसर भी इसका नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, अपने पास जो आंसर बनेगा वो डी बनता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में पढ़ते हैं धर्म की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कि सबसे पहला कहता है यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 356 का प्रयोग वैध माना जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य की सरकार ने ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट किया जहां से देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता खत्म होती है, यानी कि मान लीजिए किसी संस्था को केंद्र की सरकार ने बैन कर दिया कि भाई ये संस्था यहाँ पर देश के अंदर काम नहीं करेगी, और राज्य की सरकार उस संस्था को जन्म लेने दे, आगे बढ़ने दे, तो फिर क्या होगा, ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और संविधान का उल्लंघन मानते हुए आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा कहता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है संविधान की मूल संरचना का अंग है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की। आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है कि देश के अंदर अगर मान लीजिए कोई राज्य की सरकार हमारे भारत के संविधान का पालन नहीं करती है, संविधान की संरचना के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, साथ में संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग सकता है, सरकार को बर्खास्त करके बाद में राज्य के अंदर संविधान को लागू करवाया जा सकता है। अब ऐसा ही मामला हमारे जब आडवाणी जी का ये कमंडल का आंदोलन चल रहा था उस समय पर आया था, तो उस समय पर राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, इन तीनों सरकारों के ऊपर 356 लगा करके बर्खास्त कर दिया गया था। जब ये मामला कोर्ट के अंदर गया था तो कोर्ट में जाकर के SR बॉम्बे केस बड़ा फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखो भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता है संविधान की मूल संरचना का अंग है, यानी किसी भी तरीके से इसको हटाया नहीं जा सकता, कोई भी अमेंडमेंट हो, कोई भी सरकारी ऑर्डर हो, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसको मेंटेन करने के लिए अगर केंद्र की सरकार ने कुछ लोगों पर, कुछ ग्रुप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं तो राज्य की सरकार को भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर राज्य की सरकार इस बात को नहीं मानती तो केंद्र की सरकार
100% ऑथराइज्ड है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही साबित हो जाती है एसआर मोहम्मद केस को पढ़ते हुए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से कहता है कि अपने पास 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। सबसे पहले कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 एक बहुत व्यापक अर्थ में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल 25 के अंदर क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 के अंदर क्या कहा गया है? इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम टू एवरी पर्सन इन ए वेरी ब्रॉड सेंस। बड़े सेंस में इसको क्या करता है? ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है। दूसरा कहता है आर्टिकल 25 के तहत दिए गए धार्मिक आधारों पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं है। देयर इज नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स गिवन अंडर आर्टिकल 25। दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, फिर बताना है कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए, जब हम आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक पढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धर्म की आज़ादी दी गई है और इस आज़ादी को बताते हुए कहा गया है कि हर व्यक्ति को कुछ खास बातों को ध्यान में रखने का, साथ में अपने धर्म को एंजॉय करने का अधिकार है। अब वो कैसे एंजॉय कर सकता है? सबसे पहले कहा गया है अंतःकरण की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि इंसान का ईश्वर के प्रति क्या बिलीफ है, क्या फेथ है, वो अपने अंदर इसे धारण कर सकता है। आप ईश्वर को मानते नहीं मानते, प्रकृति को कैसे समझते हैं, ये आपका प्रकृति का अपना मैटर है, आप इसको अपने अंतःकरण में धारण कर सकते हैं। दूसरा है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को, जो भी धर्म वो फॉलो करता है, जो विश्वास वो फॉलो करता है, दूसरे को इस बारे में बता सकता है, यानी कि उसको वो प्रोफेस कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। इसके बाद कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म को प्रोफेस कर रहा है, यानी कि उसका आचरण कर रहा है, तो उसके संबंध में जो रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज, यानी कि हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं। आपने देखा होगा रमज़ान के समय पर, दिवाली के समय पर हर धर्म अपने अपने अनुसार बिहेव करता है, तो वो उसका अधिकार है। और चौथा यहाँ पर कहा गया कि हर व्यक्ति अपने धर्म के बढ़िया बढ़िया बातें वो दूसरों को बता सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, यानी उसके जो अच्छे टेनेट्स हैं उन टेनेट्स को, सिद्धांत को दूसरे को बता सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन याद रखना, इसके अंतर्गत किसी को जबरन कन्वर्ट करवा देना, उसका जबरन धर्म बदलवा देना, लालच दे करके, झूठ बोल करके, तो ये कतई सही नहीं है, ये बिल्कुल असंवैधानिक हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें जो है भारत के संविधान में बताई गई हैं। अब क्या कहा गया? क्या व्यापक तौर पर इसकी आपको गारंटी दी गई है? ऐसा कहा गया कि व्यापक अर्थ में गारंटी दी गई है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये आपकी सही स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए धार्मिक आधारों पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं है। क्या धर्म की आज़ादी एब्सोल्यूट है? हो ही नहीं सकती भाई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो अपना आंसर क्या बनता है? अपना आंसर बन जाता है ओनली बी। याद रखना, हमको क्या पता करना है कि इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो बी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 25(1) के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन है। अभी 25(1) की हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्वतंत्र है, इस पर कोई प्रतिबंध है या नहीं है। तो प्रतिबंध है, बिल्कुल है। किस आधार पर है? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। कई बार आपने देखा होगा किसी धर्म का, कोई पर्टिकुलर धर्म का जुलूस निकलता है तो वहाँ पर प्रशासन कहता है कि किसी खास एरिया से उसको जाने की मनाही कर देता है कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, अपनी यात्रा को कहीं और से निकालो। क्योंकि अगर उस खास क्षेत्र से निकाला गया तो क्या हो सकता है? सोशल डिस्टर्बेंस हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन निर्णय लेता है। उनका अधिकार कहाँ से मिलता है? ये आर्टिकल 25(1) के अंदर जो प्रतिबंध लगाए गए वहाँ से अधिकार मिलता है। दूसरा कहता है उपरोक्त तीनों में से किसी पर खतरा उपस्थिति होने की स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। कि अगर मान लीजिए तीनों पर कोई खतरा है, लोक व्यवस्था पर कोई खतरा है, स्वास्थ्य पर कोई खतरा है, मान लीजिए धर्म के अंदर ही कोई ऐसी प्रैक्टिस हो गई जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो जाए। अभी जब कोविड-19 हुआ था तो कोविड-19 में क्या था कि सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार ने कहा भाई मंदिर मंदिर तो सबको बंद कर दो। तो क्या सरकार को यह अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य खतरे में, लोगों को जान माल की हानि हो रही है, समाज को हानि हो रही है। तो इनको निश्चित तौर पर सीमित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों धर्म की बात करें, धर्म का अर्थ क्या है? मनुष्य का कल्याण करना। और संविधान का अर्थ क्या है? उसका भी अर्थ यही है कि मनुष्य का कल्याण करना। दोनों ही तो कंडक्ट की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है जी, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। जब सही हो जाती है तो अपना आंसर क्या बनेगा? अपना आंसर बन जाता है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहा गया कि इन पर
दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करना है। विचार करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए तर्कों या जानकारी से प्रभावित होकर कोई दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म छोड़कर उसके धर्म को ग्रहण करता है तो इसे अंतःकरण की आजादी की अभिव्यक्ति माना जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता उसे माना जाएगा। अब यार चौथा अधिकार क्या था आर्टिकल 25 में धर्म की आज़ादी के अंतर्गत, कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें, बेसिक टेनेट्स दूसरों को बता सकता है। अब इस टेनेट से कोई खुश हो गया, यार ये धर्म तो बहुत अच्छा है, गुरु नानक ने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं तो सिख धर्म को अडॉप्ट कर लूँगा, मैं इस्लाम को अडॉप्ट कर लूँगा, मैं हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लूँगा। तो क्या ये उसको आज़ादी प्राप्त है? बिल्कुल आज़ादी प्राप्त है, क्योंकि वह अपना विश्वास प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी दबाव के स्वीकार कर सकता है, कभी उसको बदल सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि यह उसकी क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा कहता है यदि कोई व्यक्ति लालच या प्रलोभन से किसी व्यक्ति को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करता है तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। पता चला कि तुम एक काम करो, तुम इस धर्म के अंदर आ जाओ, हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, इस प्रकार का कोई लालच दिया जाए, कोई दबाव बनाया जाए, तो दोनों ही क्या है, धर्म की आज़ादी का उल्लंघन माना जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसी आधार पर अपना आंसर बन जाता है सी। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हुए हैं, अभी ज़्यादा घुमा वाले क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने आपको, वही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार चैप्टर पूरा होने दीजिए, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस भी लेंगे जहाँ पर बच्चा सोचता है कि पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है इसका, ऐसे क्वेश्चन भी अपन अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोबारा से आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, आपको इनमें से बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है और धार्मिक मामलों के प्रबंध की यह स्वतंत्रता गैर धार्मिक पक्षों पर लागू नहीं होती है। देखिए आर्टिकल 25 के अंदर जो अधिकार मिला है वो एक इंडिविजुअल को मिला है। किसको मिला है? यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये इंडिविजुअल है, एक ही धर्म को मानने वाले, एक ही विश्वास को रखने वाले बहुत सारे इंडिविजुअल आ गए, तो उससे क्या बनता है? उससे समाज बनता है, यानी कि धार्मिक संप्रदाय बन जाता है। अगर कोई धार्मिक संप्रदाय है तो धार्मिक संप्रदाय को जो है बिल्कुल अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिया गया कि भाई ये क्या कर सकते हैं? संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। और उन संस्थानों की स्थापना क्यों की जा सकती है? धर्म के लिए, समाज के उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, इनके लिए सामाजिक के अंदर संस्थानों बनाने का इनको अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना ये जो अधिकार है केवल धार्मिक आधार पर है, किसी अन्य आधार पर नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ए एंड बी दोनों के दोनों सही हैं, तो अपना आंसर क्या बनता है? सी बन जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता क्या करने के लिए? किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर अदा करने पर। पहला मतलब क्या है कि उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी खास धर्म का उत्थान करने के लिए। दूसरा है जो पब्लिक फंड के अंदर पैसा आ रहा है उसको जब खर्च किया जाएगा, किसी धर्म की मदद की जाएगी तो सबकी मदद करनी है, नहीं कि एक की मदद कर दी, तो सबको वो बराबर को देना पड़ेगा, उसके प्रमोशन के हिसाब से देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट है। पहली कहती है किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। दूसरा कहता है, जो दूसरी स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ना, दूसरी स्टेटमेंट कहती है इस अनुच्छेद को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसमें कर और शुल्क दोनों को लगाने का निषेध किया गया है। In order to implement this article effectively, it has been prohibited to levy both tax and fee। यार टैक्स का तो समझ में आता है, लेकिन क्या राज्य फी भी नहीं लगा सकता? राज्य बिल्कुल फी लगा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमरनाथ यात्रा पर जाता है या कहीं पर उसको मक्का मदीना की यात्रा करनी है, तो जो बेसिक फैसिलिटी सरकार देगी, मान लीजिए कोई यात्रा की फैसिलिटी सरकार देती है कि भाई हम यहाँ से आपको क्या कर रहे हैं, बस बुक कर रहे हैं, ट्रेन बुक कर रहे हैं। सरकार ने अगर कोई बेसिक फी या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी दी है तो सरकार उसके लिए तो चार्ज कर सकती है। ऐसा कोई ठेका थोड़ी सरकार के पास कि फ्री में घुमाएगी वो सबको, है ना। तो फी तो ली जा सकती है, लेकिन टैक्स के लिए वसूली है, टैक्स की वसूली के लिए मनाही की गई है। तो ये बस इस शब्द की वजह से गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ओनली वन, यानी कि केवल एक। तो पहला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद हम
दोबारा से यूपीएससी आईएएस बैच पीटी कम मेंस स्टडी आईक्यू के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो क्वालिटी है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी जाकर के आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड लगाना है सूरज लाइव और ये आपको 18,999 में मिल जाएगा। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे का है। 11 जुलाई 2022 से बैच शुरू हो रहा है। तो कभी भी अगर आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपने सपनों को साकार ना कर पाएँ, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। स्टडी आईक्यू अब इस सपने को साकार करवाएगा। चलते हैं अपने इस सेशन के समाप्ति की ओर। अगर कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो पढ़ाया गया है उसमें कोई डाउट है या कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, कोई मेंटरशिप आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है तो इस ईमेल एड्रेस पर वो मेल कर सकता है। मैं डेफिनेटली उसको रेस्पॉन्ड जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।